नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वसीयत, विल जिसे कहते हैं। और इसे डिस्कस करने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए आज जो हमारी गेस्ट हैं, नॉर्मली हमारे इस प्रोग्राम में कृष्णा ठक्कर जी रहती हैं, जो फाउंडर है एमपी ठक्कर एसोसिएट्स की। बट मोहन ठक्कर साहब ने जो लेगेसी बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है कि कृष्णा के साथ उनकी बहन जो है फाल्गुनी ठक्कर, वो भी बखूबी साथ निभा रही हैं। एडवोकेट फाल्गुनी ठक्कर 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। इनफैक्ट जो ये इनकी फर्म है, इसका जो घनसोली की ब्रांच है, वो पिछले दशक से बखूबी निभा रही हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एडवोकेट, शी इज़ ऑल्सो कमर्शियल नेगोशिएशन एंड मीडिएशन में उन्होंने सर्टिफिकेशन किया है, डिप्लोमा में इन लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, सर्टिफिकेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड she has also been appointed notary by the government of India। यानी पूरा कुछ छोड़ते नहीं है ये ठक्कर परिवार, सब एक्सपर्टीज पूरी ले लेते हैं। एंड शी बेसिकली हैज बीन, जैसे कि मैंने कहा कि घनसोली पूरा हैंडल कर रही हैं। एंड शी प्राइमरली फोकसेस ऑन प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट मैटर्स एंड मीडिएशन, and of course it provides legal advice to on diverse issues to firms, clients on potential and ongoing disputes। तो फाल्गुनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लीगल अफेयर्स प्रोग्राम में, जो कि ठक्कर फैमिली का ही प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते, जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है विल। बेसिकली अगर सबसे पहले बता दें कि विल क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? जेडी जी, जैसे अपना आई थिंक 1-2 एपिसोड पहले वी डिस्कस सक्सेशन, वेयर द पर्सन एक्सपायर्स विदाउट एनी विल। कि जहाँ पे सक्सेशन ऑफ इंडियन सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन, वो वाले लॉ अप्लाई होते हैं। तो विल इज ऑल टुगेदर अ सेकेंडरी लाइन टू इट ऑफ सक्सेशन, जिसको बोलते हैं टेस्टिमेंटरी सक्सेशन। थोड़ा सा लीगल टेक्निकल वर्ड है, मगर बेसिकली विल वो चीज होती है कि जहाँ पे जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो लिख के जा सकता है कि हाउ उसकी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, कैसी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बेसिकली जब फैमिली बड़ी हो एंड हेड ऑफ द फैमिली है, उसका सबको ध्यान रख के अगर उसको शेयर्स बांटना है तो फिर जहाँ पे विल बहुत काम आती है। बेसिकली इंटेंशंस आर वेरी क्लियर if you make a will। Okay। तो बेसिकली पर्पस क्या है विल का, कि बाद में फिर इश्यूज नहीं हो और बहुत क्लैरिटी हो इसमें। यस, एंड बेसिकली जो बड़े हैं घर के, उनका जो भी उनका इंटेंशंस है, उनको किसको कितना शेयर देना है, अपनी को उनको सेफगार्ड करना है, या बेटी या बेटे को या बहू को, सो ऑल दैट कैन बी रिटन इन अ विल। बेसिकली विल लोग उसको बहुत ज्यादा ये सोचते कि विल बनाना है, बट एक्चुअली जेडी विल इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप जो मन में सोचो आप वो लिख सकते हो। इट हैज टू बी ऑन अ पीस ऑफ पेपर विद 2 विटनेसेस। फाल्गुनी जी, ये विल बना कौन सकता है बेसिकली? क्या उसका कुछ पैरामीटर्स है कि कौन बना सकता है? सी बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट के है कि इट हैव टू बी मेजर, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। एनीबॉडी कैन मेक अ विल इफ दीस 2 थिंग्स आर देयर। मेजर होना चाहिए, ओके, एंड बेसिकली उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक प्रॉपर्टी को हम विल वगैरह में नहीं रख सकते हैं। तो एनीबॉडी जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की इच्छा है, दे कैन मेक अ विल। एंड ऑफ अ साउंड माइंड होना जरूरी है, क्योंकि उसको भी लेके बहुत जो भी इश्यूज आते हैं बाद में। यस, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर whoever is capable of doing a contract can make a will। ओके, तो इसमें जब विल बना रहे हैं तो किन खास चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए? सी विल जब बनाना है ना, विल बेसिकली कैसा है, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं। सी बेसिकली विल जो चीज है ना, उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो स्क्रिप्ट। सो यू आर योर ओन स्क्रिप्ट राइटर। मुझे जैसी लिखनी है मैं लिख सकता हूँ, बट कॉन्ट्रैक्ट इट हैज टू बी वेरी क्लियर। द नेम, द जब आप प्रॉपर्टी भी लिखते हो या आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स लिखते हो, इट हैज टू बी वेरी क्लियर and very readable in a very simple language।
राइट, के बाद में कोई एम्बिग्युइटी नहीं हो इस बारे में कि भाई ये कहना था और वो कहना था। यस, सो इट हैज टू बी वेरी क्लियर। जी, आप जैसे शुरुआत में कह रहे थे कि विल, एक्चुअली हम सभी सोचते हैं कि यार विल बनाना मतलब बहुत बड़ी चीज है, बड़े लोगों के है, क्योंकि जो फिल्मों में जिस तरह से देखते आए हैं। बट लाइक यू सेइंग इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यू आर ट्राइंग टू से कि अभी आप कह रही थी कि सिर्फ पेपर पे भी आप लिख सकते हैं नॉर्मल, वो बताइए कि क्या मतलब इवन दैट इज पॉसिबल? या सी, विल का कैसा है, एक पीस ऑफ पेपर ले लो, प्रॉपरली लिख लो, ओके, वेरी क्लियर राइटिंग एंड एवरीथिंग, दो विटनेस, यस, ये दो विटनेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम विल बनाते हैं, बिकॉज द विल एक्चुअली स्पीक्स आफ्टर यू आर डेड। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मरने के बाद ये चीज आपने ही लिखी है, ये बोलने के लिए दो जन होना चाहिए। तो दो विटनेस पीस ऑफ पेपर इज अ गुड इनफ विल। अभी लोग क्या करते हैं, बोलते स्टैम्प पेपर पे नहीं है विल, ओके एग्री, बट स्टैम्प पेपर इज नॉट मैंडेटरी। ओके, अच्छा, लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड नहीं है विल, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज नॉट मैंडेटरी। लोगों को ऐसे लगता है कि विल बनाना मतलब बहुत अरे हेडेक वाला काम है, बट नहीं जेडी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप किसी भी अटॉर्नी के पास चले जाओ, आपको जो बोलना है वो बोल के bring it on black and white paper. जी बिल्कुल, Okay, इसको रजिस्ट्री क्यों कराते हैं? हाँ, बिकॉज द थिंग इज, क्योंकि वो पेपर जो है ना वो आपके मरने के बाद पढ़ने वाले हैं, जी, तो चांस उसमें कोई छूट गया या जानबूझ के छोड़ा गया, तो वो चैलेंज होती है। जी बिल्कुल, तो रजिस्टर्ड विल जो होती है उसको चैलेंज तो कर सकता है कोई भी, ओके, बट प्रूव करना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, कि ये भाई बंदे ने बनाया था ये विल। यस, क्योंकि दो विटनेस के साथ जाते हैं, जी, प्लस रजिस्ट्री ऑफिस में उसकी थंब स्कैनिंग, उसकी फोटो निकलती है, ओके, तो ओके, पर्सन साउंड कैपेबिलिटी कैन बी वेल एस्टैब्लिश्ड अगर वो रजिस्टर्ड विल है तो। ओके, तो ये आप कह रही है कि बेसिकली अगर बोले कि आप नॉर्मल एक पेपर पे भी, मैं एक नोटबुक के पेपर पे भी लिख सकता हूँ विल, बट अगर और उसको सेव कर ले कि ये थर्ड पार्टी से, गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन हो जा रहा है कि हाँ भाई ये इन्होंने ही बनाया था ये बिल और इसलिए रजिस्टर हुए। आप जो विटनेस की बात कर रही हैं, ये विटनेसेस कौन होने चाहिए? क्या ये रिश्तेदारी होने चाहिए, दोस्त हो सकते हैं, या बेसिकली कौन, या फिर जिनको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो भी हो सकते हैं? नहीं, वही है, विटनेस हैज टू बी एनीबडी योर नियर डियर वंस, बट नॉट बी द बेनिफिशियरीज। एग्जैक्टली, जो जो विल बनाता है ना उसको टेस्टेटर, बिल्कुल, ओके, प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं वो है बेनिफिशियरी। जी, तो विटनेस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैटेगरी। राइट, विटनेस कोई भी ये होना चाहिए जिसको आप पे यकीन है कि वो आपके बेनिफिशियरीज के साथ खड़ा होगा। जी, ऐसे इट कैन बी फैमिली मेंबर्स, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी एनीबडी, बट नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू गेट सम बेनिफिट अंडर द विल। ट्रू, ओके। तो जिनको आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं उनको छोड़ के कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कोई रिश्तेदार ही हो, दोस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम आजकल एनीबडी हु दोस्तों को शुड ज्यादा बी ट्रस्ट करते हैं। who should be available to your family basically। विटनेस की एबिलिटी, हम जब थोड़ा आगे जाएंगे तो विटनेस की एबिलिटी का इंपॉर्टेंस आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम और थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लें कि ये तो सही है कि बहुत अच्छी बात है कि एक नॉर्मल एक पेपर पे भी मैं लिख के कर लूँ, लेकिन जैसे आपने बताया रजिस्ट्रेशन करना, उसको उसको थोड़ा फॉर्मलाइज करना, तो जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि घर पे भी बैठ के मैं कर सकता हूँ बगैर किसी लॉयर के, एडवोकेट के, बट जो अगर हम एडवोकेट लॉयर के पास जाके ये करवाएं और ये रजिस्ट्रेशन करें, तो इसके बारे में ओवरऑल बताइए कि इट विल हेल्प मी डेफिनेटली, क्योंकि वो लैंग्वेज वगैरह सब सही आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, सी बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया ना जेडी जी, विल है ना वो बाद में कोई और आपके लिए इंटरप्रिटेट करने वाला है, somebody else is going to interpret that for you, right? So that's, if you go to an attorney, that lawyer and an attorney, वो लोग एकदम लीगली सब ध्यान रखते हैं, बिकॉज है ना कोई हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ईच एज एंड व्हेन बेसिस। आपकी विल और मेरी विल सेम नहीं होगी, बिकॉज आपकी कुछ और इच्छाएं होंगी, मेरी कुछ और। सो व्हेन इट इज ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली, द एम्बिग्युइटी डिक्रीजेस एंड द इंटरप्रिटेशन इज बेटर, राइट? सो उसमें इफ यू कम टू मी लाइक फॉर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहू है, ओके, बट अभी सब कुछ मेरे को दोनों बेटों को देना है, मगर मेरी वाइफ भी है, तो मैं कैसे बनाऊंगी?
So I can make a will where I can say कि my properties will go to my sons, but my wife will have and enjoy it for lifetime. अच्छा, ओके, तो मैंने मेरी वाइफ को भी सेव कर दिया, बिल्कुल और मेरे बेटों को भी मैंने प्रॉपर्टी दे दी, राइट, एंड देयर इज एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रोसेस. राइट, राइट, तो मैं अगर मेरी वाइफ को दूं, फिर मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को वापस दोबारा से विल बनानी पड़ेगी. ओके, तो वो डुप्लीकेशन हो जाता है. सही बात. सो ये सब ना, ये अगर आप किसी लॉयर के पास जाओ तो ही वी कैन हैव अ क्लियर फेक भाई हाउ डुप्लीकेशन ऑफ लिटिगेशन इज नॉट देयर. जी, जैसे जॉइंट प्रॉपर्टी होती है. हाँ, बिल्कुल. जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे. हाँ, हस्बैंड को देना है बेटे को, वाइफ को देना है बेटी को. राइट, तो यू नो, सो अगेन टू डिफरेंट पीपल, सेम प्रॉपर्टी, सेम फैमिली, जी, मगर उन लोग को इंटरेक्शन दूसरा चाहिए. बिल्कुल, मैं मेरे 50% की विल बनाऊंगी, हस्बैंड उसके 50% का विल बनाएगा. बिल्कुल. सो मेरे डेथ के बाद मेरी विल पड़ी जाएगी और हस्बैंड के डेथ के बाद हस्बैंड की विल. सो वी कैन नॉट जनरलाइज. एज एंड व्हेन केसेस डिपेंड्स, द अटॉर्नी हैज टू अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट द विल. तो फाल्गुनी जी, अगर आप एक फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर बताएं कि विल बनाने के लिए, और मुझे पुख्ता चाहिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाद में इश्यूज नहीं आए, तो एक फ्लो चार्ट बनाए कि क्या प्रोसेस पूरा हो स्टार्टिंग से लेके रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद भी अगर कुछ है कि टोटली वैलिड विल मुझे चाहिए, तो क्या प्रोसेस होगा पूरा? ओके, तो ये प्रोसेस में अगर जाते हैं ना जेडी जी, तो मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड करूंगी कि एक बार विल बन जाती है ना जी, फिर लोगों को लगता है विल है, मैं मालिक हो गया. जी, जी, वो नहीं होता है. विल के बाद सर्टिफाई भी करना पड़ता है आफ्टर द डेथ. जो फ्लो चार्ट है मैं उसमें थोड़ा वहां तक चली जाऊं, चलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बताइए, बिल्कुल बताइए. ओके, सी फर्स्ट इज, पहले तो आपको फ्लो चार्ट में आपको एक पीस ऑफ पेपर से लिख देना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, एंड हाउ डू यू वांट टू डिवाइड इट. जी, ओके, आपने लिख लिया, उसका हम लोग फ्लो चार्ट बना लेंगे प्रॉपरली. वो सब विल में लिख लेंगे कि मेरी इतनी फैमिली में मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद ये इतना इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, व्हाटएवर. ओके, फिर वो तो विटनेस को रेडी करूंगी. ओके, विटनेस और हम लोग वी हैव टू गो टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस. ओके, ओके, टू डू अ रजिस्टर्ड विल. रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंट्री करके टोकन मिलता है एंड वी कैन रजिस्टर द विल. नाउ व्हेन वी आर मेकिंग द विल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना. अच्छा, okay we have to know a person in the will who will be responsible to make this will alive after I am dead. राइट, मेरे मरने के बाद ये एग्जीक्यूटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जो भी विल में लिखा हुआ है, मेरी इच्छाएं, जी, वो उसको फॉलो करके सबको अपने अपने हिस्से देगा. ओके, तो ये जो एग्जीक्यूटर है ये कोई भी हो सकता है, वन ऑफ द बेनिफिशियरीज भी हो सकता है, योर फैमिली, एनीबॉडी. अच्छा, इसमें बेनिफिशियरी हो सकता है एग्जीक्यूटिव? yes अच्छा, but witness, yes, ओके, हाँ, executor and the witness cannot be same. राइट, ओके, okay, and जब आप रजिस्ट्री के लिए जाते हो तभी एग्जीक्यूटर को होना भी जरूरी नहीं है. अच्छा, he need not. जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं only yourself and two witnesses. टू विटनेसेस, ओके, यहाँ पे क्या है, फॉर टेक्निकल रीजंस ना रजिस्ट्रार आजकल डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं. अच्छा, okay, this is technical requirement saying that you are mentally sound mind, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए कि यू नो अगर एक बेटे को दिया दूसरे को नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए कि पापा को लेके गया, पापा तो मेंटली स्टेबल नहीं थे. हाँ, अक्सर ये बात आ जाती है कोर्ट केसेस वगैरह में. सो दैट्स व्हाई फॉर टेक्निकल रीजंस ना रजिस्ट्रार आजकल डॉक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं. इट्स अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऐसे. सो दिस इज एग्जैक्टली, वो विल हो गई रेडी, रजिस्ट्रेशन के बाद आप हाथ में आ गई. अब आप ये विल कहाँ रखोगे? जी, आप वो विटनेस को दे दो, या आप वो एग्जीक्यूटर को दे दो, या आप उसकी चीज बना के दर एक बेनिफिशरीज को दे दो. सो दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट. आई विल कम टू दैट. यू नो जब कोर्ट जाना पड़ता है तो वो किसी एक दूसरे पे आ ही जाती है. बिल्कुल, तू तेरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता. सो बेसिकली एग्जीक्यूटर जब हम डिसाइड करते हैं ना,
वो बहुत इमोशनल एंड प्रैक्टिकली हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है कि who will stand by your family. right. Everything for your family. Okay. Yes. अक्सर अटर्नीज को ही, अपने एडवोकेट्स के लॉयर्स को ही बना दिया जाता है एग्जीक्यूटिव। yes, काफी टाइम तक, because they know that because अटॉर्नी ने बनाया है विल तो इंटरप्रिटेशन भी करेक्ट होगा। जी, और उसको पूरा मालूम है लेना कि क्या है। All the facts are known, but क्या होता है ना, एग्जीक्यूटर plays a very important role जब वो विल को प्रोबेट करना पड़ता है। Now what is this probate? Now probate अभी मेरे पास विल आ गई, ओके, अब मैं चली गई तो बच्चों ने बोला विल है, अभी ये विल का करना क्या है? ये विल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जाके हमको सर्टिफाइड कराने का है। तो दैट सर्टिफिकेशन ऑफ probate will to be valid is a probate. मतलब we have to go to the jurisdiction of the court, उनको बोलना है ये हमारा will है। Okay. तो to certify the will, अगर will certify हो गई then it can be used and it is a correct will. और ये सर्टिफाई कब कराना है, डेथ के पहले या बाद में? बाद में। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव कराना है, एग्जीक्यूटिव को कराना पड़ेगा। हाँ, ओके। will talks after the death of the maker. अच्छा, ठीक है। तो ये प्रोबेट जब कराने जाते हैं ना, तब वो चैलेंज, वो सब इश्यूज आती हैं। राइट। बट ये फाल्गुनी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि हम बात कर रहे थे कि भाई हम रजिस्टर भी करा ले रहे हैं, सब हो जा रहा है, तो फिर ये प्रोबेट कराने की जरूरत क्यों है? दैट इज मैंडेट। एवरी विल हैज टू बी सर्टिफाइड, वो मैंडेट है अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। ओके। बाय इटसेल्फ शोज द इंटेंशंस, मगर उसको लागू करवाने के लिए प्रोबेट इज कंपल्सरी। ठीक है, ऐसे आप कहीं भी लेके, बिकॉज द विल्स कितनी सच्ची है, दूसरी विल होगी तो जी बिल्कुल। only court can decide whether this will is correct or not. It's a valid will. That's why probate is mandatory. आप प्लेन पेपर पे विल बनाओ, विल बनाओ, रजिस्टर्ड विल बनाओ, स्टैम्प पेपर पे बनाओ, किस पे भी बनाओ, आफ्टर द डेथ प्रोबेट करना ही है, प्रोबेट कराना ही है। देयर इज नो अदर। अच्छा, ये जो विल हम बात कर रहे हैं कि भाई ये देना है, वो देना है, इसमें क्या क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ? यानी कैश है, असेट्स है, क्या क्या इसमें चीजें जो हम विल में लिख सकते हैं कि भाई ये सब देना है? जैसे लाइक हमारे पास जो आता है ना, वी से इट्स अ ब्लैंकेट थिंग। ब्लैंकेट, आप जो लिखना है लिखो। आपको कैश लिखना है, ज्वेलरी लिखना है, लॉकर्स लिखना है, एफडीज लिखना है, इंश्योरेंस, मूवेबल एंड इमूवेबल। आपको जो लिखना है आप लिखो, बिकॉज देयर इज नो ड्राफ्ट। जस्ट नॉट टू कॉम्प्लेक्स। बट ऐसे भी होता है कि मेरे 2 प्रॉपर्टी हैं, उसमें मेरे को चाहिए कि रेंट ए को जाए, प्रॉपर्टी बी को जाएगी। मेरी बेटी को मैं प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ, मेरे बेटों को दे रहा हूँ, बट माय सन्स विल गिव माय डॉटर पर मंथ सो मच मनी। वो भी लिख सकते। तो आपको मन को तसल्ली देने के लिए आपको जो लिखना है वो लिखिए, बट इट शुड बी अ डूएबल थिंग। एनफोर्समेंट को बोलते हैं ना, व्हाटएवर इज रिटन शुड बी एबल टू एनफोर्स, वो एनफोर्स होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि आज जो मेरे प्रॉपर्टी है, जो मेरी मिल्कियत है, उसके बारे में मैं विल कर सकता हूँ। अगर कोई सपोज कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ है, और उसे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये जो डील किया है मुझे शायद अगले साल इतना मिलने वाला है, उतना मिलने वाला है, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता हूँ विल में कि भाई ये जो आएगा ये इनको देना है? फ्यूचरिस्टिक नो। फ्यूचरिस्ट सब कुछ मिलने वाला है। इट हैज टू बी योर थिंग एंड इट शुड बी योर्स एट दैट मोमेंट। बिल्कुल, मतलब आगे का सोच के कि ये होने वाला है वो बात नहीं आएगी। नहीं, इसमें एक और है कि हम आगे की सोच की बात कर रहे हैं जी। ओके, अगर मैंने आज विल बना ली जी, एक मुझे ये बिजनेस से सचमुच पैसे आए और मैंने और एक प्रॉपर्टी बना ली, राइट, तो मैं एक एडिशनल विल दूसरी वाली बना सकती हूँ। ओके, ऐसे वो एक मेरी जो एक विल है, मैं उस पे दोबारा दूसरी विल, तीसरी विल, आई कैन मेक इट। ओके,
So it is changeable. ओके, तो मतलब ये फाइनलिटी नहीं है, जैसे जैसे आगे हालात होते रहेंगे मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, और मैं ओरिजिनल बिल भी Yes. चेंज कर सकता हूँ ऑब्वियसली। Yes, 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 yes. But again, जब हम लोग दूसरी विल या तीसरी विल बनाते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज सर्कमस्टेंसेस, जी उसकी ड्राफ्टिंग के वक्त ध्यान रखना पड़ता है बिल्कुल। कि वी हैव टू आउट द फर्स्ट विल. राइट इफ वी डोंट मेंशन, वो सुपरसीड भी कर सकती है राइट एंड समबडी राइट कैन मिस आल्सो. बिल्कुल। सो सेकंड विल एक्चुअली, उसको ना हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कोडिसिल. अच्छा ओके ओके, कोडिसिल इज द सेकंड विल. ओके ओके। तो किसी ने टाइटल पढ़ लिया कि कोडिसिल, हाँ तो अगर वो एक लर्नर पर्सन है तो वो कोडिसिल पढ़ के ही समझ जाएगा कि ये सेकंड विल है, पहली विल किधर है. अच्छा राइट राइट तो जनरली whenever you are changing, it is always better that you mention about the first will so that it is in continuance. राइट। मैं इसलिए Yes. पूछ रहा हूँ कि अक्सर जैसे हालात बदल जाते हैं, आज मैंने दो बेटे हैं, दोनों को सपोज आधा आधा दिया है, कुछ समय के बाद एक बेटे से मैं नाराज हो गया हूँ, मैं उसको नहीं देना चाहता हूँ, एक ही को दे रहा हूँ, तो मैं दूसरा विल बनाऊंगा, तो इसमें लीगैलिटी की जो इश्यूज आ सकती है, क्योंकि जो पहला वाला बेटा है वो बाद में क्लेम कर सकता है कि नहीं भाई पहले तो दिया था मुझे, ये फिर जबरदस्ती ये हुआ है, तो इसमें फिर कंफर्मेशन के लिए क्या यही प्रोसेस फिर से ठीक ठाक करना पड़ेगा? यस, कैसे होता है ना कि चैलेंजिंग एक ऐसी चीज है ना कि एनीबडी कैन चैलेंज एनीथिंग. जी वो तो हमारे यहाँ पे खैर मतलब बहुत होता है। ओके, तो यस, फिर वो चैलेंजिंग में द ओनस कि सेकंड वाली विल करेक्ट थी, डैडी सच में इससे नाराज थे, वो सब मुझ पे आ जाता है क्योंकि मैं वो विल को प्रोबेट करा रही हूँ जो चैलेंज हुई है. ओके सो आई हैव really prove कि the what were the changes, जी कि why did the second will. ओके तो वो challenging, you should be ready. जैसे मैंने बोला, तो वो second will में you can write कि I had made the first will, जी but ये circumstances हुए, and in that point of view जैसे मैंने बोला, वो डॉक्टर सर्टिफिकेट, वो वो बहुत अहम टेक्निकल हो जाता है। रिक्वायरमेंट नाउ जी बिकम्स अ लीगल रिक्वायरमेंट. राइट राइट। और बिकॉज जैसा आप बोल रहे हैं कि सेकंड विल तबीयत में ठीक बहुत नहीं था. क्लियरली लिख दें कि भाई पहला विल बनाया था और हम उसको चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें अलग से ही लिख दें, तो दैट कंटिन्यूटी इज देयर, कि Yes. वेरी क्लियर कि भाई ये चेंज सर्कमस्टेंसेस की वजह से बना है। और Yes. इसमें विल And then में technical, या यस यस बोलिए। नहीं, वही फिर वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट लीगल रिक्वायरमेंट बन जाती है, डॉक्टर जी सर्टिफिकेट. बिल्कुल बिल्कुल। You know, अब कि ये he जो was हम of बात कर sound रहे हैं, mind. ये जो बात कर रहे हैं हम कि भाई चेंज हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या प्रॉपर्टीज है, बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं इसमें? क्या मैं इसमें भी ये जैसे है कि ब्लैंकेट है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ कुछ भी? Anybody. It can be a trust, it can be your family member, your friends, everything, anybody. बट यही है कि अगर आप ट्रस्ट को देते हैं या आउटसाइड फैमिली देते हैं, जी सो आउटसाइड फैमिली पर्सन प्रोबेट ऑब्टेन करने जाता है, राइट तो चैलेंज का चांसेस बढ़ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल। And the onus lies on the executor, the witness, to prove that that will was authenticated and Right. he really wanted to third person. जी ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जानबूझ के कि अक्सर आजकल के जो अनफॉर्चुनेट माहौल है, कुछ परेशान भी हो जाते हैं माँ बाप कहते से कि भाई ये हमारी औलाद को देना ही नहीं है, बच्चों को देना ही नहीं है, लाइक यू सेड कोई एक एनजीओ को दे रहा हूँ मैं, कोई ट्रस्ट को दे रहा हूँ मैं, तो अभी तो मैंने अपनी जिंदगी में लिख के दे दिया, बट देन डेथ के बाद यही बच्चे आ जाते हैं जैसे कि भाई ऐसे कैसे लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाएगी, हमारा क्लेम है, तो इसके लिए ये विल किस तरह से स्ट्रांग हो सकती है फिर? तो ये वो विल, वो ट्रस्ट पीपल के लिए काफी स्ट्रांग है. इफ इट इज अ रजिस्टर्ड विल with proper witnesses, proper executor, trust has a stronger chance against the legal heirs. Right. So that इसमें execution of the will becomes too much of importance. कि you have to properly drafted, all legal points जो है वो all are covered, there is no ambiguity, everything. और इसमें अगर जैसे मेरे बच्चे हैं, माइनर हैं वगैरह, तो फिर मैं इसमें कुछ गार्डियन वगैरह बनाने की इसमें क्या प्रोविजन है, उसके बारे में क्या कुछ बताएं? I can give it to a minor and I can write a guardian. If I don't write a guardian, the natural guardian, the mother and the father are the guardians. Okay. But अगर मुझे specify करना है कि I want A and B to be the guardian, that can be mentioned.
अच्छा बट अगेन टेल यू वन थिंग, अगर मैं विल में प्रॉपर्टी माइनर को देती हूँ जी, तो एनी विच वेज वो माइनर की हो जाएगी प्रॉपर्टी, ओके, बट आगे उसमें उसको एलिनेशन या सेलिंग कुछ भी नहीं कर पाएंगे राइट, टिल द टाइम ओनर इज मेजर। ओके। नहीं तो ये तो गार्डियन भी नहीं कर सकते हैं उसका सेल? नहीं, नहीं, ओके, माइनर जब ये माइनर का राइट आ जाता है, जी, सो इट हैज ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। राइट, राइट, इट ओके, नेवर, मतलब अगर सेलिंग कैन नॉट हैपन अनलेस दैट माइनर इज अ मेजर। ओके। मैं ये इसलिए पूछ भी रहा हूँ कि ये जैसे माइनर का भी आप बोल रहे हैं कि उसको सेल वगैरह नहीं हो सकता है अगर किसी ने अपने बच्चे के नाम पे कुछ किया है प्रॉपर्टी वगैरह एंड गॉड फॉरबिड उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली बिल प्ले में आता है। बट देन फिर वो बच्चे का जो पालन पोषण है वगैरह है वो उस प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता फिर? अगेन कैसे है, अगर वो प्रॉपर्टी रेंट वगैरह पे दे सकते हैं जी, तो यस, ओके, नहीं तो वी आर आस्किंग फॉर वन मोर लिटिगेशन। ओके, दिस guardian has to approach to the court राइट, राइट, that हाँ, मैंने प्रोबेट तो ले ली, बिल्कुल, बट अभी गार्डियन का एजुकेशन और इसके लिए मुझे इसकी ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। बेचनी है, हाँ, राइट, Again one more litigation के guardians has to go to the guardianship act, and you know that's all together guardianship act को follow करके he has to procure the order and then use the property for the guardian। ओके, सो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, ये आपको नहीं, इसमें करना अपने पड़ेगा। यहाँ पे ना लेयरिंग ऑफ लिटिगेशंस होता है। काफी है। और ये तो हम बात कर रहे हैं कि किसको दे रहे हैं, मैं इसमें बिल में ये भी बोल सकता हूँ कि आई डिस इनहेरिट सो एंड सो पर्सन, मेरा बेटा या बेटी या वॉट, ये क्लॉसेस भी डाला जा सकता है बिल में यस, 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 कि भाई दैट कुछ भी हो यू जाए डोंट, इनको नहीं मिले। नहीं मिलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल। एंड इनफैक्ट वी ट्राई टू से दैट अगर हम किसी को नहीं दे रहे हैं ना, जी, so we please mention it in the will, ओके, because देखो वो बेटा अगर चैलेंज करता है या बेटा नॉट से कह रहे डैडी दे डिडंट मेंशन ओनली, मेरे बारे में लिखा ही नहीं, राइट, राइट, सो राइट, क्लियर कि नहीं भाई लिखा था, बिकॉज यू वर नॉट टेकिंग केयर, हिंस ओके। आपको शेयर नहीं दिया जा रहा, इट इज रिटन इन द विल, ये बहुत सो इट्स क्लियरली वेरी, लिख देना अच्छा बेटर रहेगा। यस, यस। राइट। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये नॉर्मल फैमिलीज वगैरह में बात कर रहे हैं, लिव इन वगैरह की जो विल है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। ओके, लिविंग विल है ना जो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जी, बिकॉज अभी तक उसका कोई लॉ फॉर्म नहीं हुआ है, राइट, बट राइट, yes, given conditions because critical illness जी, and people are on ventilators, so राइट, ये सब में living will का importance जागरूक हो रहा है, you know, people are learning about it, राइट, that living will तब बनती है when I want to write what kind of medical treatment I should be given हाँ, in case of my illness which is a राइट, terminal illness, जी, जी, okay, उसमें व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन व्हाट आई वांट, या वेंटिलेटर होना चाहिए या वेंटिलेटर नहीं होना चाहिए, मैं ये सब वो लिविंग विल में लिख के जा सकती हूँ। अलगू जी ये बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाता है एक्चुअली ये कि ये आज आप जैसा बोल रहे हैं कि पहले तो होता ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज लोग शुरू कर लिए हैं कि भाई मुझे वेंटिलेटर पे आर्टिफिशियल सपोर्ट पे मत रखना, बट देन फैमिली मेंबर्स है उनके लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। तो अगर किसी ने लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया है कि भाई मुझे ये नहीं देना, लास्ट मोमेंट पे कैन दैट डॉक्टर्स एंड द फैमिली व्हाटएवर गो बाय दैट, या फिर फैमिली मेंबर्स उसे रोक सकते हैं? कैसे है ना, अगेन वो लिविंग विल को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, अच्छा, ओके, ओके, सो दैट्स अ टास्क, जी, इट्स अ तो लिविंग विल वही है ना, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट है एक्चुअली कि ओके, लिविंग विल हाउ प्रैक्टिकल इट इज, राइट, because I have to go to the JMFC, the doctors have to send a report to the JMFC के how like ये living will is possible भी है कि नहीं है, ओके, मतलब उतनी मेडिकेशन डिटोरिएट हुई है कि नहीं हुई है, ओके, ओके, then it has to go to the district court, अच्छा, ये सब वो फैमिली कर ही नहीं पाई, तो इसीलिए ना द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ जी, लिविंग विल इज स्टिल गोइंग अंडर आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड, इसके लिए उसकी कोई अभी तक लॉ बनी नहीं है, अच्छा, इट्स जस्ट सम साइटेशन सम लॉ केसेस सुप्रीम कोर्ट ने जहां डिसीजंस दिए हैं जिसपे हम रिलाय कर सकते हैं, राइट, बट एज सच नो लॉ, बट यस दिस
this will very soon come up. I'm sure of it. बट अभी फिलहाल प्रोविजन है कि आप ऐसा विल बना सकते हैं कि भाई मुझे लाइफ सपोर्ट पे नहीं रखना, वेंटिलेटर्स पे नहीं रखना, आप ये अपने विल में लिख सकते हैं. उसकी एप्लीकेबिलिटी इज स्टिल अंडर क्वेश्चन. ठीक है. तो साइकोलॉजिकली शायद आप अच्छे शांत हो जाओगे, बट उसकी प्रैक्टिकल वी डोंट नो एज येट. उसका इम्प्लीमेंटेशन का तो बेसिकली फाइनल कॉल फैमिली के ऊपर ही आ जाता है जब डॉक्टर्स इस तरह से बात करते हैं. फाल्गुनी जी, आप बहुत कुछ आपने इसके अंदर कवर किया है. फाइनली एक समराइज अगर करना चाहें ये टॉपिक के ऊपर तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? समराइज में एक छोटी सी बात मेरी रह गई है बताने की. जी. एक कि whatever we spoke now is applicable to Hindus. जी. अच्छा. Okay. Yes, that is important. Muslim law के अंदर will has a different concept. Okay. ओके. जो मुस्लिम लॉ है उनका पर्सनल मुस्लिम लॉ शिया सुन्नी उसमें बहुत है अंदर. पर्सनल लॉ या उसका सिर्फ जनरल मैं ऐसे बता दूं कि अगर इफ सम मुस्लिम पर्सन नीड्स टू मेक अ विल दैट इज कॉल्ड वसीहत, उसमें ना उनके जो भी उनके पीपल हु आर वर्किंग फॉर देम पहले उनको पेमेंट करना होता है. And he can will only 1/3 of his property to anybody. अच्छा. Rest 1/3 goes to the legal heirs compulsory. Okay. अच्छा. So yeah, so if I am a Muslim, I want to make will. पहले तो मुझे सारी मेरी liabilities पूरी करनी है मेरी estate से. Okay. मैं किसी का पैसा रोक के मैं मेरे legal heirs को नहीं दे सकता हूँ मेरा share. अच्छा. Okay. First, all the liabilities have to go compulsorily. Okay. And then 1/3 का मैं will बनाऊंगी and 2/3 compulsory goes as per the legal hierarchy. जो लॉ उनका रिलीजन के शरीयत के हिसाब से है उसके हिसाब से जाएगा. तो मतलब यह विल में उनको जो अगर मुस्लिम विल बना रहे तो उसमें उनको लिखना पड़ेगा कि ये मेरी लायबिलिटीज है और ये इस प्रॉपर्टी से क्लियर करना है. That will have to be mentioned. Yes, very. उनकी जो wages है, there are some permanent wage है उनके अंडर, उनके भी wages उनको क्लियर करने हैं. राइट. ओके. ये अच्छा आपने पॉइंट बताया है बिल्कुल कि ये क्लैरिटी होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है हमारे देश में और हिंदू एचयूएफ के अलग लॉज हैं. तो फाइनली फाल्गुनी जी क्या सम अप करेंगे आप ये ओवरऑल विल के बारे में? डेफिनेटली अगर आपको विल बनाना है तो बनाइए. द इंटरप्रिटेशन कीप इट वेरी क्लियर. Make sure that you choose the right executors and right witness who are available and stand by your family. Because probate आपको ये तीनों जन कंपलसरी लगने हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐड होनी है, बेलिफ आपके घर आने हैं, प्रोबेट को भी 6 महीने लगने हैं. So basically executors and witness have to be with the family even after death and for next 6 months जब तक प्रोबेट नहीं आता. जी बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया फाल्गुनी जी. बहुत सही आपने बताया है कि हम कुछ चीज़ें बहुत कैजुअली भी ले लेते हैं. ऑफ कोर्स लॉ ने बहुत सिंपल बनाया है कि आप विल बनाएं, लिख दें सब, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो भी विटनेस हैं वो बहुत सोच समझ के लीजिए, एक्सिक्यूटिव बहुत समझ के लीजिए क्योंकि आप जिंदा हैं तब तक तो हैं, उसके बाद भी जो लोग खड़े रहे आपके साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर दीज इनसाइट्स फाल्गुनी जी. एक्सपर्ट तो आप हैं काफ़ी फील्ड्स में, जानते हैं आपने विल्स पे भी बहुत काम किया है, वेबसाइट्स वगैरह पे भी आपने बहुत काम किया है और दैट डेफिनेटली केम अक्रॉस and a very simple language that you explained it to our viewers. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you. It was a pleasure to be here. Thank you so much, JDG, for giving me this opportunity. Thank you so much. तो लीगल अफेयर्स में इस हफ्ते इतना ही. अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे. नमस्कार.